हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में, जो कक्षा 12th के हिंदी बुक से लिया गया है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति के बारे में लिखा है। तो पहले इनका जीवनी देख लेते हैं क्या है। जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक की भी उपाधि मिला है। जयप्रकाश नारायण का जन्म के बारे में 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत जो है 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान की बात करें, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। यानी कि मुख्य रूप से तो सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बट बिहार के सारण जिले यानी कि सीमावर्ती इलाका है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और निधन 8 अक्टूबर 1979। संयोग की बात है कि दोनों अक्टूबर महीने में ही जन्म और इनका मृत्यु भी हुआ था। पुकार का नाम बचपन में बाउल यानी कि बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयप्रकाश यानी कि जेपी अपनी जनपक्ष धारता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इनको लोकनायक के रूप में भी जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश। माता पिता की बात की जाए, फूल रानी माता का नाम और हरसु दयाल पिता इनके हैं। पत्नी का भी इसमें जिक्र किया है, प्रभावती देवी। प्रसिद्ध गांधीवादी सोच के थे। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थे जो गांधी विचार से प्रेरित थे, उनको आदर्श मानते थे। शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इनका शिक्षा दीक्षा पटना कॉलेजिएट में हुआ था और बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। इनका लेखन में रुचि थी, जिसके कारण हिंदी के लेखन क्षेत्र में इनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश किए। पटना कॉलेजिएट के बाद पटना कॉलेज में प्रवेश किए। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो उस समय इन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ी, यानी कि शिक्षा को ड्रॉप कर दिया। 1922 में कहाँ चले गए कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, वर्कले और विस्कन्सन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। यहाँ उन्होंने अमेरिका में कैलिफोर्निया, वर्कले, विस्कन्सन मेडिसन आदि विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त किया। वहाँ उन्होंने मुख्य रूप से मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण इनको घर आना पड़ा, जिससे इनका पीएचडी गए नहीं कर पाए और अपने देश में लौट आए। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ आने के बाद 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, उसमें इन्होंने सक्रियता दिखाई, जिसके कारण क्या हुआ कि 1932 में इनको जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आकर इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के
गठन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, उसमें इनकी भी भूमिका रही। 1939, 1943, 1939, 1943, 1942 के आंदोलन में विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली। इनको धीरे धीरे भारत में आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि मिलती गई, जिसमें 1939 में जो आंदोलन हुआ था, 1943 और 1942 में। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान इनका रहा। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में जो विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा था सर्वोदय आंदोलन, उनसे जुड़ गए। और 1974 में एक और आंदोलन था, छात्र का आंदोलन था पूरे भारत में। उस समय आपातकाल लगी थी और छात्रों का पूरे देश में आंदोलन हुआ, जिसमें इन्होंने छात्र नेता के रूप में नेतृत्व किया। और बाद में इन्होंने जनता पार्टी का भी गठन किया। ये तो इनका राजनीतिक जीवन था। अब इनके द्वारा जो लिखित है कृतियाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी है एवं निबंध भी इन्होंने लिखा है। सम्मान इनको 2 मिला। सबसे बड़ा सम्मान तो 1998 में भारत रत्न के रूप में मिला, और इससे पूर्व 1965 में मैग्सेस एक सम्मान होता है जो इनको प्राप्त हुआ। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे। इनका विचार जो था समाजवादी सोच के नेता थे, क्रांतिदर्शी नेता थे, समर्पित समाज कर्मी, यानी कि समाज के लिए ही सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता के ये सपोर्टर थे और इनके लिए उन्होंने काम किया। विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल वैविध्यपूर्ण था। अध्ययन के लिए भी ये बहुत विविध रूप से अध्ययन करते थे। राजनीति, संगठन, कर्म, लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। इसलिए इनको लोक नायक कहा जाने लगा, क्योंकि एक तो समाजवादी विचार के थे, दूसरा लोक सेवा में ये हमेशा तत्पर रहते थे। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरे भारत में लोक नायक जयप्रकाश के प्रति विश्वास और प्रतिष्ठा इनको प्राप्त थी। निष्ठा, अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा इनको मिली, अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी ये विख्यात हुए। विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे, जिससे क्या हुआ कि विश्व में जो लोकतांत्रिक नेताओं की श्रेणी है उनमें इनका भी नाम सर्वोच्च शिखर पर आता है। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी, क्रांतिकारी नेता तो थे ही, और समाजवाद इनका धर्म था, जिसके कारण इनकी भूमिका क्रांतिधर्मी समाजवादी के रूप में विख्यात हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीतिक के बदले अपने लिए सत्ता का इनको लोभ लालच नहीं था। लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा का मार्ग चुना, इसलिए इनको लोक नायक कहा जाने लगा। इनको सत्ता का लालच नहीं था। समाज का कैसे उत्थान हो, देश का कैसे उत्थान हो, कैसे
विकास करे, इनके लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इनको लोकनायक कहा जाने लगा। उन्होंने न्याय, समता, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने प्रमुख कार्य किए, जिसमें सामाजिक न्याय, समता, लोकतंत्र पर विश्वास, इनके लिए उन्होंने पत्रकारिता में सक्रिय भूमिका निभाई। लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल एक प्रमुख बिंदु है कि उस समय नेपाल में राजतंत्र था, तो वहाँ लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, इनके लिए इन्होंने नेपाल में भी अपनी भूमिका निभाए, उनके लिए काम किए। अब तो लोकतंत्र नेपाल में भी हो गया है, लेकिन इससे पूर्व राजतंत्र ही था, यानी कि राजा का ही परिवार के कोई सदस्य राजा बनेंगे और पूरा देश का शासन करेंगे। गांधीवाद के संसर्ग में आकर इन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की। जब इनका गांधीवाद यानी कि गांधी जी से संपर्क हुआ और विनोबा भावे से, तो इन्होंने अपने आप को लोकनिष्ठा के प्रति स्थापित किया। दूसरा है कि भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते डाकुओं के हृदय में परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। न केवल समाज में जो रहने वाले सामाजिक जनता है, उनके बीच इन्होंने जो समाज के मुख्य धारा से अलग हो गए थे, यानी कि उग्रवाद, डाकू, क्रिमिनल, इनके विचार को सुनकर हुए लोग भी सामाजिक धारा से जुड़ गए और उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। ऐसा ये सोच के नेता थे। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो जनतांत्रिक अधिकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा। तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट गया। आपातकाल के दौरान जो भारत में आंदोलन हुए छात्रों के बीच, इसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और इनका नेतृत्व करने के लिए आगे आए। छात्रों और युवाओं के लिए अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद, देखिए इनका उम्र भी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन ये लोकनायक थे, समाज सेवक थे, समाजवाद विचार के थे। तो सभी छात्रों ने इनसे आग्रह किया कि आप इनका नेतृत्व कीजिए, क्योंकि आप समाजवाद समर्थक हैं। तो इनका उम्र को साइड करते हुए इन्होंने इस आंदोलन में, छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उस समय क्या था कि लोकतांत्रिक जो अधिकारी थे, सरकारी सेवक, वे भी अत्याचार कर रहे थे। डिफेंस, पुलिस बल, थाना, ये सब, तो उनके खिलाफ छात्रों में आक्रोश हुआ, आंदोलन चलाया और जेपी भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। तब आंदोलन को देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया और 2-4 राज्य जैसे ही आगे हुआ, वहाँ के छात्र धीरे धीरे पूरे देश में उबाल आ गया और राष्ट्रव्यापी क्या आंदोलन हुआ और एक संगठन बन गया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे जाने लगे। उस समय से ही लोकनायक के रूप में ये विख्यात हुए। ये युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के हृदय में सम्राट बन गए। जितने भी देश के युवा थे, उनके हृदय में इन्होंने जगह बना ली। एक सम्राट यानी कि राजा की भांति उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण या लोकनायक जयप्रकाश का नाम ही आता है। सुविचारित राजनीति, सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था।
सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयास द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश बुरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे, उनका उम्र ज़्यादा हो चुका था जिसके कारण वह अस्वस्थ भी थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया और इनका देहांत भी जो है पटना में ही हुआ। सत्ता बदल गई 1974 में। आपातकाल के बाद, आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हो गई और पटना में इनका अस्वस्थता के कारण देहांत हो गया। संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान को दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोग कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज भी संविधान के प्रति, समाज सेवा के प्रति अभी भी कई राजनीतिक दल अभियान चला रहे हैं। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण एक अंश प्रस्तुत है जो उन्होंने 1974 में दिए थे पटना के गांधी के मैदान में 5 जून को। उसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना में प्रकाशित हुआ एक लेख है, जनमुक्ति, जिसमें इनका भाषण प्रकाशित हुआ। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग, ऐतिहासिक जन समर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही। उस समय उसका उम्र ज़्यादा था, अस्वस्थ था, फिर भी ऐसा भाषण दिए जो विख्यात हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए लोग। वहाँ के भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धड़क उठे। आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया और पटना के गांधी मैदान में फिर वैसी भीड़ इकट्ठी हुई। न वैसा कोई प्रेरक भाषण असर जन संवाद कायम कर सका। आज तक जो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा के साथ, इसके बाद आज तक ऐसा भाषण किसी राजनेता ने नहीं दिया। दोस्तों, ये 12वीं का टेक्स्ट बुक है, उसमें से हिंदी संपूर्ण क्रांति शीर्षक के लेखक जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन, जन्म स्थान, राजनीतिक जीवन, शिक्षा और उनको क्या क्या उपलब्धि हुई, समाज देश में उनकी क्या प्रतिष्ठा, इनके बारे में हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम संपूर्ण क्रांति जो शीर्षक है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।